हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून शुभम, अभिषेक, कृषिक, तन्नू बेटा, दीक्षा, ईशा, शुभम, कुणाल, सबको गुड आफ्टरनून यार, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए ग्रेट। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा लेक्चर है बेटा? लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक बारी देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ओके, लास्ट क्लास का एक बारी रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा व्हाट इज लॉ। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है उसको हम लॉ कहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय दी गवर्नमेंट, है ना, उसको हम लॉ कहते हैं। फिर हमने देखा था सोर्स ऑफ पावर। लॉ बनाने की पावर कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 245 की बात हमने करी थी। उसमें दो लोगों को पावर मिली हुई थी। किस किस को पावर मिली हुई थी? एक पार्लियामेंट को पावर मिली थी एंड एक स्टेट लेजिस्लेचर को पावर मिली थी। लेकिन दोनों कौन से मैटर्स पर लॉ बनाएंगे, यह बात कहां पर लिखी हुई है? यह बात लिखी हुई है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में। लिस्ट 1 में वो सारे मैटर्स लिखे थे जिस पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। लिस्ट 2 पे वो सारे मैटर्स लिखे थे जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। और लिस्ट 3 में वो सारे मैटर्स लिखे थे जिस पर दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की, जिनमें दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट हमने एक पढ़ा था, शॉर्ट में प्रोसीजर पढ़ा था कि लॉ बनाने का क्या प्रोसीजर होता है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक बिल बनता है, फिर वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अप्रूव होता है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में और पब्लिश हो जाता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, है ना। ये हमने लास्ट पढ़ा था। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा टुडेज टारगेट क्या है, ये हमेशा मुझसे पूछ लिया करो। इससे क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी रहेगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडेज टारगेट आज क्या है? चलिए, सो पहला टारगेट बेटा हमारा है डिफरेंस जानना लॉ एंड एक्ट में। ठीक है, एक्ट और लॉ में डिफरेंस जानना। दूसरा आज हम समझेंगे स्ट्रक्चर, एक एक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक एक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ेंगे। तीसरा आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे? दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दो डेफिनेशंस आज हम पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का टारगेट है, फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे एंड सेक्शन 1 पढ़ेंगे ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बस आज का इतना ही टारगेट है। इतना हो गया तो बहुत है। ठीक है, क्या आपको टारगेट क्लियर है बच्चों सबको? आज का टुडेज टारगेट ठीक है। घर जाकर नोट्स में क्या लिखना है वो भी बता देता हूं। मैंने नोट्स के लिए आपको कल भी बताया था, एक बारी रिपीट कर देता हूं। नोट्स में आपको क्या लिखना है? नोट्स में जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं मॉड्यूल में। ठीक है, ओके, यस सर। तो आपका बेटा जो सिलेबस की बात है, आज जो हम पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर 1 से, ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है ये वाला कंटेंट।
और ये वाला कंटेंट, बाकी सब आपकी बेस बिल्डिंग के लिए पढ़ाया जा रहा है। बाकी तीनों चीजें आपकी बेस बिल्डिंग, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये दो चीजें आप घर जाकर हमारे नोट्स में से अपने नोट्स में लिख लेंगे। ये दोनों आपके आईसीआई मॉड्यूल में कवर है। ठीक है, चलिए ओके सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप ये चाहते हैं कि गुरप्रीत सर पढ़ाते हुए बार बार आपकी चैट पढ़ते रहें और रिप्लाई करते रहें, या आप ये चाहते हैं कि गुरप्रीत सर का फोकस उनके कॉन्सेप्ट पर हो, है ना? क्योंकि पास्ट जितने भी हमने बैचेस लिए हैं उसमें हमने ये जाना है कि बच्चे को, आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मैं मानता हूं कुछ बच्चे अभी आकर लिख देंगे सर मेरा एक दिन का बैकलॉग हो गया, क्या करूं, है ना? लेकिन उससे क्या होगा, अगर मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई बीच में देखता रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए भी और जो बच्चे नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर अब, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मेरा चैट पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए सर, आप लोगों ने मुझे अप्रूवल दे दी है, यस सर। सो कल हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा था वो ये था कि लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप देखो, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। सब्जेक्ट का नाम है लॉज, लेकिन जब हमने उसका पहला चैप्टर्स देखनी चालू करे तो वहां पर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, वहां पर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो यहीं से ही डाउट क्रिएट हो गया कि बाहर तो ये कह रहे थे कि लॉज पढ़ाएंगे और अंदर ये कहने लगे कि एक्ट पढ़ाएंगे, अंदर ये कहने लगे कि एक्ट पढ़ाएंगे। तो एक वहीं पर ही डाउट क्रिएट होने लगा, क्या लॉ और एक्ट सेम होते हैं या इसमें कोई डिफरेंस होता है? तो बेटा अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट क्या होता है? लॉ का पार्ट होता है। एक्ट यानी कौन सी टर्म वाइडर है? एक्ट बेटा वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म है। एक्ट बेटा वाइडर टर्म है। क्या मैं सही कह रहा हूं? नो सर, अगर एक्ट लॉ का पार्ट है तो कौन सी टर्म वाइडर होगी? कौन सी टर्म वाइडर होगी? सर लॉ वाइडर टर्म होगी और एक्ट एक नैरो टर्म होगी। यानी अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये आपका लॉ है और इसका एक छोटा सा हिस्सा हमारा क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। सर नहीं समझा। अरे अभी समझाया ही नहीं, कैसे समझेगा दोस्त जब समझाया ही नहीं? तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो लॉ के बड़े सारे हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा अगर मैं बात करूं लॉ की, तो सबसे पहला हिस्सा है लॉ में एक्ट, जो कि हम पढ़ेंगे जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 हम पढ़ने वाले हैं। और आप इनकम टैक्स में पढ़ने वाले हो, आपको जसमीत सर पढ़ा रहे होंगे, इनकम टैक्स आपको पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा रहे हैं, यस सर। उसके साथ हम सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ते, हम एक्ट के साथ ही रूल्स भी दिए होते हैं, तो हम रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। यानी हम कंपनीज एक्ट के साथ कंपनी रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। और जब आप टैक्स पढ़ोगे इनकम टैक्स एक्ट, तो उसमें भी आप इनकम टैक्स के एक्ट के साथ इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने वाले हो, इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने वाले हो। अब एक और चीज आती है बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, क्या आज तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आया होगा? क्या आया होगा उसमें चेंज? कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, आज हम 2024 में हैं, क्या आज भी वो सेम होगा? नहीं।
तो लॉ में बेटा हर साल चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ, जिन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस। ये चेंज बेटा आपका हो सकता है एक्ट में आए, ये चेंज हो सकता है आपका रूल्स में आए। मतलब बदलाव जो आना है वो कंपनीज एक्ट में भी आ सकता है और बदलाव जो आना है वो कंपनी रूल्स में भी आ सकता है। बदलाव जो आना है वो इनकम टैक्स एक्ट में भी आ सकता है, बदलाव जो आना है वो इनकम टैक्स रूल्स में भी आ सकता है। चेंज का मतलब यहां पर बेटा हो गया कोई चीज ऐड करना, कोई चीज डिलीट करना, किसी चीज को रिप्लेस करना, उसे बोलते हैं चेंजेस। ये जब भी हम चेंज लाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? नोटिफिकेशन लेकर आते हैं मेरे बच्चा, और नोटिफिकेशन के थ्रू ही लोगों को बताया जाता है कि चेंज हो गया। तो नोटिफिकेशन भी लॉ का ही पार्ट है। अगर कई बार गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों को लॉ समझने में दिक्कत आ रही है, किसी सेक्शन को, किसी लॉ के, किसी के एक्ट के किसी हिस्से को समझने में दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट वहां पर क्या निकालती है, सर्कुलर लेकर आती है, ताकि आपको उससे रिलेटेड क्लैरिटी दे सके, ताकि आपको उससे रिलेटेड क्लैरिटी दे सके। इतना ही नहीं, लॉ में बेटा एक और हिस्सा भी आता है, क्योंकि लॉ बनाने वाला कोई और है, लॉ फॉलो करने वाला कोई और है। लॉ बनाने वाला पार्लियामेंट, लॉ फॉलो करने वाले हम। तो हमें कई बार लॉ को समझने में बड़ी सारी परेशानियां आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लॉ, हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारा मीनिंग अलग निकलता है, उनका मीनिंग अलग निकलता है। तो हम कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी जो है, कौन सी पार्टी जो है जिसका मीनिंग एकदम सही है, उसको ओके बोल देती है। तो वो क्या बन जाते हैं, केस लॉज बन जाते हैं, या आप उन्हें यह भी कह सकते हैं जजमेंट्स, आप उन्हें जजमेंट भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं बेटा, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर स्लैश नोटिफिकेशन प्लस अमेंडमेंट प्लस केस लॉस। ठीक है? क्या सर हम लॉ पढ़ेंगे कि एक्ट? बेटा आपके सिलेबस में एक्ट भी है, आपके सिलेबस में रूल्स भी है, आपके सिलेबस में सर्कुलर नोटिफिकेशंस भी हैं, आपके सिलेबस में लेटेस्ट सिलेबस है जो चेंज हो चुका है, अमेंडमेंट भी है, और आपके सिलेबस में जज के द्वारा दी गई इस एक्ट के ऊपर डिसीजंस भी हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो लॉ पढ़ने वाले हैं, हम हर एक चीज कवर करने वाले हैं जितना आपके आईसीआई मॉड्यूल में गिवन है। ठीक है? यस सर, गॉट इट। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बच्चा, ये जो एक्ट होता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक्ट बनाने की जो पावर थी, जो लॉ बनाने की पावर थी, वो किसके पास थी? लॉ बनाने की पावर किसके पास थी? एक्ट बनाने की पावर अगर मैं बोलता हूं, पार्लियामेंट भी बना सकती थी और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती थी, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर बेटा क्या होता है, रूल्स बनाने की पावर को पार्लियामेंट क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट का मतलब है अपना पावर, अपना काम किसी और को ट्रांसफर कर देना। और इसीलिए एक्ट तो पार्लियामेंट ही बना रही है, लेकिन रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पार्लियामेंट वाले एक्ट के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यानी रूल्स कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। रूल्स कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो 2013,
और कंपनी रूल्स पढ़ रहे हो, कंपनी रूल्स भी पढ़ रहे हो, तो एक्ट कौन बना रहा है? एक्ट बनाया है पार्लियामेंट में, एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने। और रूल्स किसने बनाए हैं? रूल्स बनाए हैं बेटा इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के में कोई डिफरेंस होता है क्या? मैं तो दोनों को सेम समझ के बैठा था, मैं तो दोनों को सेम समझ रहा था, मुझे लगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट है। तो डिटेल में ना जाकर एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं बेटा। पार्लियामेंट के अंदर ना, पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के भी और अपोजिशन गवर्नमेंट के भी। यानी जब एक्ट बनता है, जब एक्ट बनता है, जैसे अभी आप जानते हो कि हमारे इंडिया में, करेक्ट, हमारे इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जब एक नया एक्ट आता है तो बीजेपी अकेले अप्रूव नहीं करती, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जाता है, तो वो रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर रहे हैं, साथ में अपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट नहीं बोलना चाहिए, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टीज के भी लोग अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट बनाने के लिए दोनों के अप्रूवल्स की जरूरत पड़ रही है, जबकि कंपनी रूल्स, कंपनी रूल्स बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। यानी जो अभी आपकी रूलिंग पार्टी है, जो अभी आपकी रूलिंग पार्टी है, रूल्स बनाने के लिए उन्हें बाकी लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाकी लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट, स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये कि सर स्ट्रक्चर क्या होता है? मेरे बच्चा, जैसे आप एक कॉपी बनाते हो, आपके पास मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, उस बुक में कैसा होता है? सबसे पहले इंडेक्स दिया होता है, इंडेक्स के बाद चैप्टर 1, चैप्टर 1 के अंदर क्या दिया होता है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट के अंदर क्या दिए होते हैं? कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2। फिर यहां पर चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 आ जाएगा, फिर चैप्टर 2 के यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे ही होती है आपकी किताबें। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि एक्ट का, जो एक्ट है उसका ढांचा कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें हम दो एक्ट के एग्जाम्पल देखेंगे। एक मैं आपको दिखाऊंगा कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, और एक मैं आपको आज एक्ट दिखाने वाला हूं, क्योंकि उसके बाद शायद हम एक्ट को बार बार रेफर नहीं करेंगे। पहले हम एक्ट को बहुत रेफर करते थे, बट बच्चों ने कहा है कि सर आप सिर्फ मॉड्यूल से रेफर करें, एक्ट पर ना जाएं, तो इसीलिए अब से हम सिर्फ मॉड्यूल से रेफर करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बारी एक्ट को दिखा देना चाहता हूं। उसका रीजन भी यह है कि जब मैं आर्टिकलशिप के लिए गया था, केपीएमजी में जब आर्टिकलशिप था मेरा, तो उसका इंटरव्यू हुआ था वहां पे, तो वहां पर उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, इंटरव्यू में मुझे आईसीआई मॉड्यूल नहीं दिया था, उन्होंने मुझे एक्ट दे दिया था और बोला कि ये वाला सेक्शन ढूंढ कर दिखाओ, ये वाला हिस्सा ढूंढ कर दिखाओ। जब भाई जिंदगी में हमने एक्ट देखा ही नहीं, हम तो मॉड्यूल देखते रह गए, तो वहां जाकर ढूंढने में दिक्कत हुई, और आपके साथ ये लाइफ में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको आज ही सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक दिखाने वाला हूं, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 से। कंपनीज एक्ट 2013 से एक बारी मुझे बता दीजिए, क्या सबको कंपनीज एक्ट दिख रहा है कि नहीं?
चलिए, यस सर दिख रहा है सर, एकदम दिख रहा है। ग्रेट ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 का एक्ट, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आया चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले क्या आया? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में बेटा 2 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 में कितने सेक्शन हैं? उसके 2 हिस्से हैं, सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। फिर आया चैप्टर नंबर 2, फिर उसके अंदर सेक्शंस हैं। फिर आया चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर सेक्शंस हैं। फिर आया चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। ऐसे करते 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 अगर आप देखोगे, लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 29, लास्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 29। और लास्ट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 470, सेक्शन नंबर 470। तो अगर मैं बात करता हूं कंपनीज एक्ट की, ठीक है, कंपनीज एक्ट की अगर बेटा मैं बात करता हूं तो इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर मेरे बच्चा 29 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स में एक्ट बटा हुआ है। 29 चैप्टर्स में एक्ट बटा हुआ है। उसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? लास्ट सेक्शन है बेटा 470। लास्ट सेक्शन कौन सा है? 470। और जब सेक्शन कंप्लीट हो गए, अगर आप ध्यान से देखोगे, लास्ट सेक्शन के बाद, लास्ट सेक्शन के बाद इसमें शेड्यूल दिए हुए हैं। कितने? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ऐसे करके टोटल 7 शेड्यूल इसमें दिए हुए हैं। यानी कंपनीज एक्ट के अंदर 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। 7 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह आना चाहिए, सर क्या हमारे सिलेबस में 29 चैप्टर्स के 29 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं या हमारे सिलेबस में सिर्फ छोटा सा हिस्सा है? तो मजे की बात आपकी यह है बेटा कि हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। हमें 29 चैप्टर में से, 29 चैप्टर में से हमारे सिलेबस में कितना है? हमारे सिलेबस में कितना है? फर्स्ट 10 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में कितना है? फर्स्ट 10 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 10 चैप्टर्स हमारे शुरू के सिलेबस में है। उसके बाद सीधा चैप्टर, उसके बाद बेटा सीधा जंप मारा, सीधा जंप मारा और उसके बाद सीधा हमारे सिलेबस में उन्होंने डाल दिया 22nd चैप्टर। यानी टोटल हमें मिलाकर पढ़ने हैं 11 चैप्टर्स। कितने चैप्टर पढ़ने हैं कंपनीज एक्ट में? पूरा कंपनीज एक्ट हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। शुरू के 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं और एक चैप्टर नंबर 22 है वो हमें पढ़ना है। दैट्स इट। उसके अलावा हमें कंपनीज एक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो फिर आप सीए फाइनल में सेल्फ पेस मॉड्यूल में आगे का कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। आगे का कंपनीज एक्ट वहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर शेड्यूल क्या होता है? चलो शेड्यूल अब तुमने पूछ ही लिया है। देखो शेड्यूल ना सेक्शन से ही रेफरेंस लेकर बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आप कॉमर्स के, मैं मान सकता हूं कि आप कॉमर्स से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, हां सर आप मान सकते हो सर कि हम मेजॉरिटी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं। आपने कंपनीज की बैलेंस शीट बनाई है? सर बनाई है ना, बचपन से बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी कंपनीज का बनाया है? बनाया है। कौन से फॉर्मेट में बनाते हो? टी फॉर्मेट में बनाते हो या वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हो? सर वर्टिकल फॉर्मेट में बनाता हूं। अच्छा, वर्टिकल फॉर्मेट में क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट आपको दिया गया है शेड्यूल नंबर 3 में। आपने सुना भी होगा, जब आपके अकाउंट्स के टीचर पढ़ाते होंगे 11th में 12th में, वो कहते होंगे ये शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बना रहे हैं।
वो उन्होंने बस आपको ये नहीं बताया कि कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल 3 दिया हुआ है उसके फॉर्मेट की बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके फॉर्मेट की बैलेंस शीट। उन्होंने बस ये तो बता दिया कि शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, बट वो ये बताना भूल गए कि कंपनीज एक्ट के एंड में शेड्यूल 3 दिया हुआ है, वहां से ये फॉर्मेट आ रहा है, वहां से ये फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चा, उसके बाद कई और भी चीजें हमारे सिलेबस में है, मैं आगे जाकर आपको शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा। इन 7 में से 4-5 शेड्यूल हमारे सिलेबस में है, तो जैसे जैसे आएंगे आपको समझ आता रहेगा कि शेड्यूल का एक्चुअल पर्पस क्या होता है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक सेक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, डिक्चिक 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 डिक्चिक। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम प्यार हो। गाना नहीं गाएंगे यार मेरी क्लास में, प्लीज। आई एम अ वेरी क्या बोलते हैं उसको यार, स्ट्रिक्ट टीचर। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। आइए पढ़ के दिखाते हैं आपको सेक्शन नंबर 4 कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आइए, ये है 4, दिस इज सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, क्लॉज ए, क्लॉज ए, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो 41A। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, क्लॉज बी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। सेक्शन 4 कैसे पढ़ेंगे बस मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, फिर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी। सर आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। अरे बेटा तुम्हारा टाइम तो तभी वेस्ट हो गया था जब तुमने सीए कोर्स लेने की सोची थी बेटा। अब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, अब टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्लॉज डी, क्लॉज डी के अंदर एक और है, इसको बोलेंगे सब क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन 4, सेक्शन 4 सब सेक्शन, सेक्शन 4 सब सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, क्लॉज डी सब क्लॉज 1। यहां पे जगह नहीं है क्या? हाँ ये तो रही, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1। आई होप आपको समझ गया होगा कि कैसे एक सेक्शन को पढ़ा जाता है। चलो एक बारी आप मेरे लिए पढ़ेंगे, ये वाला पढ़कर बताइए मुझे, ये वाला पढ़कर बताइए इसका क्या बनेगा। पेन का पॉइंट कम कर दीजिए। यशवीर बेटा क्या हो रहा है ना, एक्ट पे थोड़ा सा उसकी फाइल बड़ी है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बट पीपीटी पे एकदम सही चलेगा। यस, जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बताया भाई साहब, एकदम बेहतरीन। चलिए कुछ तो आपको समझा, कुछ थोड़ा बहुत आपको समझा। चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपने बहुत ही बढ़िया बताया। सेक्शन, सेक्शन 3 मुझे बता देना ये रेड कलर सही दिख रहा है कि नहीं, मैं चेंज कर लूंगा, प्लीज बता देना। अगर ये कलर सही नहीं दिख रहा है प्लीज मुझे कंफर्म कर देना, क्योंकि पहले हम व्हाइट पीपीटी पे पढ़ाते थे तो उस पर रेड सही लगता था। अगर सही नहीं दिख रहा है आपको तो मुझे बता देना। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, वेरी गुड। कम दिख रहा है, चलिए ग्रेट, ये वाला सही है। हाँ,
मुझे लगता है एक ये वाला सही रहेगा कलर आपके लिए, ठीक है, और एक व्हाइट तो सही है ही, और एक ये वाला सही रहेगा, ठीक है, दिस इज ओके। ये दोनों कलर सही है ना? यस सर, चलिए ये दोनों कलर हमारे सही हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता है अल्टीमेट क्वेश्चन, अब आता है अल्टीमेट क्वेश्चन। अल्टीमेट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा सही बता पाएगा। आ जाओ, इसे पढ़कर दिखाओ तो माने। बहुत एक्सपर्ट थे ना तुम, बहुत एक्सपर्ट थे ना तुम, आज देखेंगे कौन बच्चा है जो सही बता पाएगा। ये लो, पढ़कर बताओ। टें 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 टें। चलो पढ़ो, पढ़ के बताओ। यार तुम लोग यार पढ़ के आए हो यार, तुम लोग पढ़ के आए हो, नहीं तुम लोग मेरे दोस्त ही नहीं हो यार, तुम पढ़ के आ रहे हो यार पहले से ही, मुझे लग रहा है ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है दोस्त। चलिए, तो यहां पर बेटा यही तो मजे की बात है, यहां पर आ गया सेक्शन 2 क्लॉज ए। ओ माय गॉड्स, ए था 1 था, 1 क्लॉज 1, क्लॉज 1, ए नहीं था, क्लॉज 1। ओ माय गॉड्स, क्लॉज 1। ओ माय गॉड सर, अभी तो आपने सिखाया था कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 होगा ना, अब आप कह रहे हो कि क्लॉज 1 होगा, अब आप कह रहे हो क्लॉज 1 होगा, ऐसा क्यों? क्यों सर, क्यों? क्यों सेक्शन 3 में सब सेक्शन आ रहा था और यहां पर सीधा क्लॉज क्यों आ गया? समझ ही नहीं आई बात, समझ ही नहीं आई बात। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा सर कि कब सेक्शन के बाद सब सेक्शन आएगा और कब सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज आ जाएगा? हमें कैसे पता चलेगा, है ना? हमें कैसे पता चलेगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, सेक्शन और सब सेक्शन क्या होता है, एक मैं आपको एक्ट खोल के दिखाता हूं, खुला हुआ है क्या? यहां नहीं, यहां पर नहीं खुला हुआ, मैं आपको एक एक्ट खोल के दिखाता हूं, फिर हम धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके सर, प्रीलिमिनरी पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट मैं खोलना चाहता हूं, इसके लिए खुल जा भाई, खुल जा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत प्यारी बात बताऊंगा, अगर आपका ध्यान अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो वैसे भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में नहीं आने वाला, बट समझ गया तो बहुत बढ़िया। ये देखिएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, ठीक है? सेक्शन 1, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। क्यों? प्लीज समझिएगा, क्योंकि ये सेक्शन का एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। ये सेक्शन का क्या है? एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, मतलब ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हो गया, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर खत्म हो गया, ठीक है? इधर से स्टार्ट हुआ, इधर खत्म हो गया, सब सेक्शन 2, ठीक है? इधर से स्टार्ट हुआ, इधर खत्म हो गया, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर खत्म हो गया, सब सेक्शन 3। ओके, अब यहां पर देखो, सेक्शन 2 की ब्यूटी देखना, प्लीज सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहां पर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, प्लीज समझो, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सेक्शन 2 में अगर आपको ये लाइन पढ़नी है, आपको ये लाइन पढ़नी है, तो आपको यहां से पहले ये लाइन पढ़ेंगे, फिर ये पॉइंट पढ़ेंगे,
फिर ये लाइन पढ़ेंगे, फिर ये पॉइंट पढ़ेंगे, फिर ये लाइन पढ़ेंगे, ये पॉइंट। मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर दी हुई लाइन है ना, ये सबके साथ पढ़ी जाएगी, सबके साथ पढ़ी जाएगी, सबके साथ पढ़ी जाएगी। ओके, क्या आप फील कर पाए कि यहां पर सेक्शन ने हिस्सा नहीं बनाया, सेक्शन ने कोई हिस्सा नहीं बनाया। सेक्शन ने कहा भाई इस लाइन को इसके साथ पढ़ो, इस लाइन को इसके साथ पढ़ो, इस लाइन को इसके साथ पढ़ो, इस लाइन को इसके साथ पढ़ो। ये कोई इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है, ये इसके साथ पढ़ा जाएगा, ये सारी चीजें इसके साथ पढ़ी जाएंगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट वरी, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। आइए और एडवांस चलते हैं। ये रहा सेक्शन 3, ये रहा सेक्शन 3। सेक्शन 3 अगर मैं बात करता हूं, मुझे बताओ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 या क्लॉज 1? सारे बच्चे बताओ ना, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 या क्लॉज 1? जल्दी बताओ, मैं जानना चाहता हूं। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। यहां पर कुछ है ही नहीं, हमें और हिस्से करने, हमें एक ही लाइन लिखनी थी, ओनली सेक्शन 3 है, हमें हिस्से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब सेक्शन वहां पर आता है जब हमें 3-4 बातें बतानी होती है, समझ रहे हो? सिमिलरली सेक्शन 4 के अंदर भी सब सेक्शन नहीं है। सेक्शन 4 के अंदर भी अगर आप देखोगे, है ना, सेक्शन 4 के अंदर भी सब सेक्शन नहीं है। होना जरूरी नहीं है सब सेक्शन। पता कब होता? सेक्शन 4 के अंदर अगर वो यहां पर एक बात लिखना चाहता और यहां पर एक बात लिखना चाहता ना, तब वो कहता सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। बट वो एक ही बात कहना चाहता था, इसीलिए उसने सबसेक्शन करा ही नहीं। अरे मेरे बच्चा, अगर चैप्टर में 5 यूनिट्स हैं तो यूनिट्स बनाओगे, अगर चैप्टर में यूनिट्स ही नहीं है तो सिर्फ चैप्टर ही आएगा ना। सर प्लीज चैप्टर स्टार्ट कर दो। रस्टी बेटा, अगर मैं ये बातें आपको नहीं समझाऊंगा ना रस्टी, या जिसको भी चैप्टर की जल्दी है ना, अगर मैं ये बातें बेटा नहीं समझाऊंगा आपको आगे जाकर दिक्कत देंगी। ठीक है रस्टी? ट्रस्ट योर टीचर, अपने टीचर पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, है ना, वरना नहीं बताता, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है रस्टी? अगर आपको चैप्टर देखना है आप बाद में रिकॉर्डेड देखिए, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे को तो कोई चीज नहीं थी। चलिए चलिए, आइए 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 आइए, ये लीजिए, ये लीजिए, यहां पर बताइए सेक्शन 11, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1। ये देखिए यहां पर क्या आ गया, प्लीज ध्यान से देखना। सेक्शन 11, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1। अब यहां पर लास्ट में आपको बताता हूं, ये देखिए सेक्शन 13 का बताइए फटाफट, सेक्शन 13 का बताइए। माही चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, सेक्शन 13 का बताइए, फिर उसके बाद खत्म कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। सेक्शन 13 में बेटा ये वाली लाइन इसके साथ भी पढ़ोगे, ये वाली लाइन इसके साथ भी पढ़ोगे, ये वाली लाइन इसके साथ भी पढ़ोगे, तो सेक्शन 13 क्लॉज ए, सेक्शन 13 क्लॉज बी, सेक्शन 13 क्लॉज सी। क्लियर है क्या आप सबको अंडरस्टैंडिंग? कब सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा, कब सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा, रट्टा नहीं लगा लिया कि यार सेक्शन 2 हमेशा ना क्लॉज वाला होगा, वो रट्टा नहीं लगाया है। अब आप सेक्शन को देखकर पहचान लोगे कि भैया कब इसके आगे सबसेक्शन बोलना है और कब इसके आगे क्लॉज बोलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे यहां पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है अभी तक? आज के हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट
और सेकंड डिफरेंस तो जो था एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं मेरे बच्चा, दैट इज फीचर्स ऑफ कंपनी पर, दैट इज फीचर्स ऑफ कंपनी पर, ठीक है। अगेन फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी हमारा सीए फाउंडेशन का टॉपिक है, लेकिन अगर आप एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो तो आपको यह समझना जरूरी है। इसके बाद से हमारा चैप्टर चालू हो जाएगा, इस टॉपिक के बाद से गुरप्रीत सर चैप्टर बुक में से चालू कर देंगे। ये लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक इंसान बिजनेस करने के लिए कंपनी क्यों खोलता है, यह हमें पढ़ना है। एक एक करके धीरे धीरे होले होले करके चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका दूसरा नाम है बेटा कॉर्पोरेट व्हील, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉर्पोरेट व्हील। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए, एग्जांपल में मानिए दो लोग हैं, एक है बेटा गुरप्रीत सर, गुरप्रीत सर, और एक है बेटा नूरा मैम, ठीक है। दोनों ने मिलकर गुरप्रीत सर ने 3,500 रुपए डाले, गुरप्रीत सर ने 3,500 रुपए डाले, और नूरा मैम ने 5 लाख रुपए डाले कंपनी में एज अ कैपिटल, कंपनी में एज अ कैपिटल, ठीक है। और एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी हमने बनाई। कैसे बनती है वो भी हम सीखेंगे कंपनी, बट हमने कंपनी बनाई। तो लॉ कहता है इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिन्होंने कंपनी बनाई है वो सेपरेट पर्सन है, वो सेपरेट पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन है, और ये कंपनी लॉ की नजरों में एक सेपरेट पर्सन है, ये कंपनी लॉ की नजरों में एक सेपरेट पर्सन है। यानी लॉ ये मानता है ये कंपनी एक अलग इंसान तो नहीं कह सकते, हमने उसे बोला पर्सन है, जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी को बेच सकती है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। लोग इस पर केस भी कर सकते हैं, ये भी लोगों पर केस कर सकती है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब लॉ के द्वारा बनाई गई, एंटिटी मतलब एक पर्सन हो गया, तो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये कंपनी का पहला फीचर होता है कंपनी का, इसीलिए लोग कंपनी बनाते हैं। दूसरा फीचर होता है, दूसरा फीचर जो होता है बेटा वो होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी आपने एक बार बना दी, भले ही उसे बनाने वाले मर जाएं, भले ही उसे बनाने वाले मर जाएं, लेकिन कंपनी सालों साल चलती रहेगी। कंपनी 500 साल भी चल सकती है, 1000 साल भी चल सकती है। कंपनी अगर बनी लॉ के द्वारा है, कंपनी को बनाने का प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में बना है, तो कंपनी को खत्म करने का प्रोसीजर भी कंपनीज एक्ट में आपको बताया है। तो कंपनी बनती भी लॉ से है और कंपनी खत्म भी लॉ से होगी। जब तक कंपनी को लीगली खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कंपनी चलती रहेगी, तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। किसने सुना है आईटीसी लिमिटेड का नाम सुना है? एक कंपनी है जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। यह कंपनी क्लासमेट के रजिस्टर्स बनाती है, यह कंपनी क्लासमेट के रजिस्टर बनाती है। यह कंपनी पता है कितनी पुरानी है? अगर आपको चेक करना है ये कंपनी कितनी पुरानी है तो मैं आज आपको देखो चेक कराता हूं। ये देखो, सारे बच्चे देखेंगे, ये देखिए, कंपनी नेम आईटीसी लिमिटेड और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन ये कंपनी बनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है? 24 अगस्त 1910। 24 अगस्त 1910 में बनी थी बेटा ये कंपनी और आज तक चल रही है। इससे बड़ा एग्जांपल क्या? इसे बनाने वाले लोग मर गए होंगे, यस, इसे बनाने वाले लोग मर चुके हैं, लेकिन क्या ये कंपनी आज भी चल रही है?
द आंसर इज यस 1910 और आज हम कहां हैं 2024 में। मतलब कितने साल हो गए इस कंपनी को? अगर ये कंपनी 19 अगर ये कंपनी 1910 में बनी थी तो आज 2024 है। आपके सामने एक रियल लाइफ, अभी तक सिर्फ आप सुन रहे थे कि परपेचुअल सक्सेशन होती है, कंपनी चलती रहती है, खत्म नहीं होती है। आज आपको पता चल गया कि हां, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर इतनी पुरानी कंपनी आज भी चल रही है और आगे भी हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये कंपनी चलती रहे, हो सकता है ये कंपनी चलती रहे। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया परपेचुअल सक्सेशन का। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए तीन दोस्त थे, मिस्टर एड एंड एडी। ये तीन दोनों दोस्त थे, इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी का क्या बिजनेस है? ये कंपनी फ्रेंडशिप डे के बैंड्स बनाती है। क्या बनाती है? फ्रेंडशिप डे के बैंड्स बनाकर उन्हें सेल करती है। एक दिन ये तीनों पर्सन जिन्होंने कंपनी बनाई थी एरोप्लेन में बैठ के जा रहे थे। तीनों बंदे एरोप्लेन में बैठकर जा रहे थे और एरोप्लेन बेटा, एरोप्लेन क्या हो गया? क्रैश हो गया। एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से तीनों पर्सन जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई थी उन तीनों की क्या हो गई? डेथ हो गई। उन तीनों की क्या हो गई? डेथ हो चुकी है। तो क्या क्वेश्चन आता है, अगर तीनों दोस्त मर गए तो क्या कंपनी भी मर गई? द आंसर इज नो, कंपनी विल कंटिन्यू। क्योंकि कंपनी की क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी बंद नहीं होगी जब तक लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर अगर लोग मर गए तो कंपनी को चलाएगा कौन? है ना सर, अगर लोग मर गए तो कंपनी कौन चला रहा है? बेटा सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस मैनेज कौन करता है। कंपनी का बिजनेस कौन मैनेज करता है? उसको बनाने वाले शेयर होल्डर्स। कंपनी का बिजनेस कौन मैनेज करते हैं? शेयर होल्डर मैनेज नहीं करते, कंपनी का बिजनेस मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स। तो अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई, अगर शेयर होल्डर की डेथ हो भी जाती है तो कंपनी के डायरेक्टर्स तो जिंदा हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को चलाते रहेंगे, वो कंपनी को चलाते रहेंगे। सर अगर डायरेक्टर्स मर गए तो? सर अगर डायरेक्टर्स मर गए तो कंपनी कैसे चलेगी? बेटा डायरेक्टर्स को कौन चुनता है? डायरेक्टर्स को कंपनी के शेयर होल्डर चुनते हैं। अगर डायरेक्टर मर गए तो शेयर होल्डर डायरेक्टर को चुन लेंगे। सर अगर दोनों मर गए तो? सर अगर शेयर होल्डर भी मर गया, डायरेक्टर भी, सर सबको मार दो सर। शेयर होल्डर और डायरेक्टर सर दोनों मर गए, अब क्या होगा? तो बेटा शेयर होल्डर अगर मर गया, डायरेक्टर मर गया, अब कंपनी कैसे चलेगी? तो यहां पर उन शेयर होल्डर्स के लीगल हेयर्स को ढूंढा जाएगा, उनके लीगल हेयर्स को ढूंढा जाएगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। उनके शेयर्स इनको ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर लीगल हेयर्स क्या करेंगे? अगेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देंगे, अगेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देंगे। सर अगर लीगल हेयर्स नहीं है किसी भी शेयर होल्डर के, ये सारे के सारे शेयर होल्डर अनाथ थे सर, सारे शेयर होल्डर अनाथ थे सर, इनका दूर दूर तक कोई नहीं था, ये तीनों मर गए, ना इनकी फैमिली में कोई है, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? तो बेटा नॉर्मली ये जो शेयर्स होते हैं दो तरीके इसमें देखे जाते हैं, दो तरीके। एक नॉर्मली ये शेयर्स चले जाते हैं गवर्नमेंट को शेयर्स चले जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी में खासा बिजनेस नहीं था और कंपनी को बंद करने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको बंद भी कर सकती है, चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन बंद करने के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होगा कि शेयर होल्डर्स मर गए तो कंपनी बंद हो गई, बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो करे जो है कंपनी बंद नहीं होगी। क्या ये पॉइंट अब आपको समझा? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि भैया शेयर होल्डर्स मर गए। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि उसे खत्म करने के लिए आपको लीगल रास्ता अपनाना पड़ेगा, वरना ये कंपनियां चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कर लिया, परपेचुअल सक्सेशन कर लिया। नेक्स्ट आता है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज आर्टिफिशियल। हम कंपनी को
हम कंपनी को एक और नाम से बुलाते हैं, एक और नाम से, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं हम कंपनी को? क्या कंपनी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, कंपनी दिखाई नहीं देती है। क्या कंपनी का नेचुरल बर्थ हुआ है? जैसे आपका और मेरा एक नेचुरल बर्थ हुआ है ना, लेकिन कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता, कंपनी का लीगल बर्थ होता है, इसीलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है और हमें नेचुरल पर्सन कहा जाता है। हमें नेचुरल पर्सन और कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। दूसरा, हम उसको लीगल पर्सन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो क्रिएट होती है लीगल प्रोसेस से। मैं आपको सिखाऊंगा, चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको लीगल प्रोसेस सिखाने वाला हूं। लीगल प्रोसेस से वो क्रिएट होते हैं, इसीलिए उसको लीगल और पर्सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, वैसे ही कंपनी भी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। जैसे आप और मैं प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, वैसे कंपनी भी प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकती है। जैसे आप और मैं आप पर और आप मुझ पर केस कर सकते हो, वैसे ही आप कंपनी पर, कंपनी आप पर केस कर सकती है। उसके पास वो सारे अधिकार है, उसके पास वो सारे अधिकार है जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं। हां, कुछ चीजें कंपनी नहीं कर सकती, जैसे कंपनी को आप जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि कंपनी के हाथ पैर नहीं है। जेल किसे भेजोगे, किसे बंद करोगे? कंपनी शादी नहीं कर सकती, कंपनी मां कसम नहीं खा सकती, कंपनी को चाकू मार के आप उसका मर्डर नहीं कर सकते हो। तो कुछ चीजें कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर है तो आर्टिफिशियल पर्सन ही, आखिर है तो आर्टिफिशियल। अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, प्रॉपर्टियां खरीद सकती है, लेकिन कुछ पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता। तो हम इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों कहते हैं? आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका क्या नहीं हुआ होता। आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका क्या नहीं हुआ होता है? नेचुरल बर्थ नहीं हुआ होता। लीगल किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके बनाई जाती है। और पर्सन किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके पास वो सारे राइट्स हैं, वो सारे राइट्स हैं जो एक पर्सन के पास होते हैं। कुछ राइट्स नहीं है, मैं मानता हूं कुछ पर्सनल नेचर की चीजें नहीं कर सकती है, बट बाकी सारे कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स तो ये कंपनी एंटर कर सकती है, एंटर कर सकती है। ठीक है, तो क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बारी कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये तो मुझे बहुत पॉइंट अच्छा लगता है। आई लव कंपनी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। मानिए कि गुरप्रीत सर, ठीक है, गुरप्रीत सर एंड नूरा मैम, मानना क्या है, दोनों साथ ही हैं हमेशा, बस दूर हैं तो क्या हुआ, दिल में, चलो छोड़ो। हाँ, गुरप्रीत सर और नूरा मैम ने मिलकर कंपनी बनाई। गुरप्रीत सर और नूरा मैम ने मिलकर क्या बनाई? कंपनी बनाई, जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला, समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया। इस कंपनी ने क्या लिया? बैंक से लोन ले लिया। बेटा कितना लोन ले लिया? 50 करोड़ रुपीस का लोन लिया इस कंपनी ने, बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया। ठीक है, मान लीजिए गुरप्रीत सर के पर्सनल एसेट है, गुरप्रीत सर के पर्सनल एसेट्स हैं 50,000 के, इससे ज्यादा मेरे पास बेटा एसेट नहीं है। और नूरा मैम के पास पर्सनल एसेट्स हैं, नूरा मैम के पास पर्सनल एसेट्स हैं 20 करोड़ रुपए के, 20 नहीं 120 करोड़ कर देते हैं, 120 करोड़ के। नूरा मैम बहुत अमीर है, इसीलिए तो मुझसे बात नहीं करती हैं, कोई बात नहीं।
तो नूरा मैम के पास पर्सनल एसेट्स हैं 120 करोड़ के। अब ये कंपनी ने जब लोन लिया, कंपनी ने उससे बिजनेस किया, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बिजनेस में क्या हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, और कंपनी की जो बैलेंस शीट बनी है वो है कैपिटल 10 लाख, लोन फ्रॉम बैंक, कितना लिया था लोन बैंक से, कितना लिया था, 50 करोड़, ठीक है। एसेट्स बचे हैं 10 लाख रुपए के, और लॉस हो गया है 50 करोड़ रुपए का, तो टोटल देखो 50 करोड़ 10 लाख। अब बैंक अपना पैसा वापस मांगना चाहेगा, तो सारे बच्चे बताएंगे एसेट बेचकर कितना पैसा रिकवर होगा, एसेट सेल करके कंपनी के पास 10 लाख रुपए आएगा। बैंक कितना मांग रहा है, बैंक मांग रहा है, मान लीजिए इंटरेस्ट हमने पे कर दिया था 50 करोड़ मांग रहा है। क्या बैंक का पूरा लोन चुकता हो पा रहा है? द आंसर इज नो, बैंक का पूरा लोन चुकता नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो एसेट की सेल 10 लाख, बैंक 50 करोड़। अब बाकी का पैसा जो बच गया, जो रिमेनिंग पैसा है, क्या बैंक वो गुरप्रीत सर एंड नूरा मैम से रिकवर कर सकता है? तो लॉ कहता है नहीं, लॉ कहता है भले ही नूरा मैम के पास 120 करोड़ रुपए हैं, हो सकता है गुरप्रीत सर के पास भले ही 50,000 रुपए हैं, लेकिन बैंक उनसे पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि इन दोनों की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इन दोनों की। तो कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है, जो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं तो उससे आपका घर नहीं बिकेगा, उससे आपके घर के बर्तन बिकने के बच जाएंगे। ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट कंपनी को बनाती है। सबसे बेटर जो फीचर है वो यही लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का है। लास्ट फीचर आता है बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कंपनी, मैंने आपको बताया कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कंपनी के हाथ नहीं होते, कंपनी के पैर नहीं होते, कंपनी के पैर नहीं होते, तो कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी साइन कैसे करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता था यार, साइन कैसे करेगी कंपनी, है ना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कंपनी साइन कैसे करेगी। तो इसीलिए कंपनी के पास एक स्टैंप होता है, जिसको आप बोल सकते हो इट इज लाइक अ स्टैंप, नॉट प्रॉपरली स्टैंप, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। तो जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी क्या लगा देती है, कॉमन सील उस डॉक्यूमेंट पे लगा देती है। जैसे मैंने आपके सामने एक कंपनी का कॉमन सील लाया हूं, क्या नाम है इस कंपनी का, 3 बॉन्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी लिखा हुआ है, तो ये हम पेपर पे छाप सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप कर सकते हैं। लेकिन 2015 से बेटा इसे क्या कर दिया गया, ऑप्शनल कर दिया गया। मतलब आज की तारीख में कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकती है और कंपनी के पास कॉमन सील नहीं भी हो सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि होना। 2015 तक यह मैंडेटरी हुआ करता था। तो सर अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है तो कौन साइन करेगा? तो बेटा आज अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी के पास, तो कंपनी के हम 2 डायरेक्टर या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर करा देते हैं। तो वो अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन सील हम ये भी मानते हैं कि ये कॉमन सील नकली भी बनाई जा सकती है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। अब मॉडर्न टाइम्स आ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे फीचर्स खत्म होते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं थे।
बट फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया, जो मेनली जो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट थे उनके लिए, सो दैट कि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे चैप्टर की ओर, अब हम चलेंगे स्टडी मटेरियल पे, आईसीआई मॉड्यूल पे। और पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हमें पढ़नी है 2 डेफिनेशंस। कितनी डेफिनेशन पढ़नी है? एक डेफिनेशन पढ़नी है कंपनी की और एक डेफिनेशन पढ़नी है बॉडी कॉर्पोरेट की। 2 डेफिनेशन हमें पढ़नी है, एक कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी है और एक बॉडी कॉर्पोरेट। सर पेज कहां दी हुई है? यार तुम लोग ना यार, तुम लोग मुझसे मेहनत करवाओगे, बता देता हूं। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 1.7 पर। इसको बॉडी कॉर्पोरेट का एक और नाम भी होता है, इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको आईसीआई मॉड्यूल के पेज नंबर 1.7 पर दी गई है। ठीक है, और कंपनी की डेफिनेशन आपको दी गई है, कंपनी की डेफिनेशन आपको दी गई है पेज नंबर 1.9 पर। ठीक है, पेज नंबर 1.9 पर। ठीक है, यस सर। चलिए कंपनी की डेफिनेशन एक बार ही पढ़ते हैं। और मुझे तो जिंदगी में सबसे ज्यादा फनी लगी थी कंपनी की डेफिनेशन, जब मैं आपकी जगह स्टूडेंट था ना, मैं हंसता था, मैं बहुत हंसता था इस डेफिनेशन को पढ़ के। क्या लिखा है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है जिस एक्ट में यह बात लिखी है। कौन से एक्ट में यह बात लिखी है? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले इंडिया के अंदर पुराने लॉज हुआ करते थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट उससे पहले 1882, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1866। अभी तक सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी है, समझा कुछ भी नहीं है, समझा कुछ भी नहीं है। समझ पढ़ने के लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है, इसका मीनिंग बहुत डीप है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 1956, 1913, उन प्रीवियस कंपनी लॉ की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, इस टॉपिक पे जाने से पहले एक मुन्नी ब्रेक आपको दे देते हैं और फिर आगे चलेंगे, डिटेल में समझेंगे आज इस डेफिनेशन को। मजा तभी आएगा जब हम इस एक लाइन को इतनी गहराई में समझ लेंगे, जब हम इस लाइन को गहराई में समझ लेंगे कि आपको इस तरह की डेफिनेशन क्यों बनाई गई है, इस तरह की डेफिनेशन क्यों बनाई गई है। हाय, ये लिखना है क्या? सारे बच्चे बताओ, क्या ये लिखना है? प्लीज बता दो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, लेक्चर 1 में नहीं आए होंगे। क्या ये लिखना है? क्या ये लिखना है? द आंसर इज नो, ये लिखना नहीं है। आपको क्या लिखना है? ये टॉपिक जब मैं पढ़ा दूंगा, ये टॉपिक जब मैं पढ़ा दूंगा, ये रहे हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, आज हमारा टारगेट है, आज हमारा टारगेट है कि मैं आपको ये पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं और ये पढ़ा दूं। ठीक है, तो ये चीज यहां से लेकर यहां तक ये आप अपने नोट्स में लिखेंगे। सिंपल, शाम को, है ना, बार बार मत पूछिए, ये चीज आप अपने नोट्स में लिखेंगे। है ना, आज हमारा यही तो टारगेट है। सेक्शन 1 पढ़ना था हमें, कंपनी पढ़ना था, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन पढ़ना था।
चलिए, हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे? यार नितिन सर ने बताया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बताया हो। नितिन सर ने बताया होगा, एक गूगल ड्राइव का लिंक आएगा अनाउंसमेंट में। नहीं बताया है क्या? क्या बात कर रहे हो यार। गूगल ड्राइव का लिंक अनाउंसमेंट में डाला जाएगा, पीडब्ल्यू ऐप पे, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। यस प्रजापति, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रजापति, जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताऊंगा ना, तब आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जब मैं आपको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताऊंगा। पूछूं क्या? रुको पूछ लेता हूं, एक सेकंड। तुम कह रहे हो तो पूछ लेता हूं। देखो अभी कंफर्म कर लेता हूं, नोट्स कब आएंगे पूछ लेता हूं। टाइम खत्म हो गया क्या? रुको। हेलो हेलो, मैम मेरे को बस एक चीज कंफर्म करनी थी। यस मैम, गूगल ड्राइव का लिंक बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने बजे के लिए शेड्यूल्ड है आज। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। ओके ओके ओके। चलिए, तो भैया नोट्स जो है आपकी, जो गूगल ड्राइव का लिंक है, अनाउंसमेंट में रात तक आएगा। रात से पहले कभी भी आ सकता है, टाइम फाइनल नहीं है, बट मैम ने बोला है कि आज अपलोड हो जाएगा। नहीं दिशा, नहीं। चलिए ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ब्रेक खत्म हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, आइए। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, यहां पर वर्ड्स लिखा हुआ है मीन। डेफिनेशन में ना दो टाइप के वर्ड यूज होते हैं। कंपनी की डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मीन्स वर्ड यूज हुआ है। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मीन्स वर्ड यूज हुआ है। मीन्स वर्ड। तो मीन्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आज हमें यह समझना है। आज हमें यह समझना है मीन्स का मीनिंग क्या होता है। मीन्स का मीनिंग समझेंगे तभी हमें समझ पाएगा। मान लीजिए किसी एक्ट के अंदर, किसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, किसी एक्ट के अंदर फ्रूट की डेफिनेशन, फ्रूट की डेफिनेशन दी हुई है। किसी एक्ट के अंदर फ्रूट की डेफिनेशन दी हुई है। फ्रूट मीन्स मैंगो, फ्रूट मीन्स मैंगो, ऐसा एक एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। ऐसी एक एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, फ्रूट मीन्स मैंगो। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिया ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, वैसे ही एक एक्ट के अंदर फ्रूट मीन्स मैंगो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इस एक्ट के लिए, इस एक्ट में क्या हम बनाना को फ्रूट मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या हम ऑरेंज को फ्रूट मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या हम एप्पल को फ्रूट मानेंगे या नहीं? देखो आप सब जानते हो कि रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ये सारे फ्रूट्स हैं। रियल लाइफ में मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, ये सभी फ्रूट्स हैं। बट सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि सर
इस एक्ट के अंदर जब डेफिनेशन दी हुई है फ्रूट्स की, फ्रूट मींस मैंगो, मींस जब वर्ड यूज होता है ना तो नॉर्मल ये बोलते हैं कि जितना बताया गया है उतना ही मानो, जितना बताया गया है उतना ही मानो। यानी यहां पर हमने डेफिनेशन को जानबूझ के, लॉ बनाने वाले ने डेफिनेशन को जानबूझ के क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जानबूझ के क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसे छोटा कर दिया, उसे छोटा कर दिया। और इसीलिए जिस एक्ट में यह डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन में, उस एक्ट के लिए सिर्फ फ्रूट, मैंगो को ही फ्रूट माना जाएगा, इन सब को फ्रूट नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैंगो को ही फ्रूट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है। सर लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई ऐसा डेफिनेशन क्यों बनाएगा, ऐसा पागलों वाला? हां, सवाल तो आपका एकदम बढ़िया है। चलो इस सवाल का भी आंसर देते हैं कि हम डेफिनेशन को क्यों छोटा करते हैं, हमने डेफिनेशन को छोटा क्यों करना चाहा, समझना। मान लीजिए एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट थॉमस स्कूल। क्या नाम है? सेंट थॉमस स्कूल। इस स्कूल में बच्चों के लिए पॉलिसी बनी हुई है। क्या बच्चों के लिए पॉलिसी बनी होती है स्कूल्स में? यस। इस स्कूल में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स पॉलिसी, स्टूडेंट पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहला रूल है इस स्कूल का, स्टूडेंट मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। स्टूडेंट मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। स्टूडेंट को रेगुलरली स्कूल अटेंड करना है, स्टूडेंट को रेगुलरली स्कूल अटेंड करना है। ठीक है, दूसरा उन्होंने और अदरवाइज, आगे भी लिख देता हूं, अदरवाइज 100 रुपीज पर डे पेनल्टी विल बी लीव्ड। अदरवाइज 100 रुपीज पर डे पेनल्टी विल बी लीव्ड। जो मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कंपनी की डेफिनेशन की आपकी जो सोच है वो बहुत क्लियर कर देगा, आगे पूरे कंपनीज एक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड उन्होंने रूल बनाया हुआ है, सेंट थॉमस ने एक और स्कूल रूल बनाया हुआ है। क्या रूल बनाया हुआ है? स्टूडेंट शॉल वियर प्रॉपर नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म otherwise liable for 200 रुपीज पर डे पेनल्टी। जितने दिन गंदी यूनिफॉर्म पहनकर आओगे 200 रुपए पेनल्टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे में यहां पर उन्होंने बताया स्टूडेंट है कौन। स्टूडेंट का मतलब क्या है? स्टूडेंट मींस, स्टूडेंट की डेफिनेशन दे दी कि इस पॉलिसी के लिए स्टूडेंट किसे माना जाएगा। स्टूडेंट मींस एनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद आवर स्कूल। स्टूडेंट मींस एनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद आवर स्कूल। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है इशमीत सिंह। यह पढ़ता है बाल विद्या मंदिर स्कूल में, बाल विद्या मंदिर स्कूल में यह पढ़ता है। सारे बच्चे बताओ इशमीत सिंह स्टूडेंट है या नहीं है? मेरा भाई इस स्कूल में पढ़ता है, सारे बच्चे बताओ क्या वो स्टूडेंट है? यस, इशमीत इज अ स्टूडेंट। यस, इशमीत इज अ स्टूडेंट। बट सारे बच्चे बताओ क्या ये स्टूडेंट वाली पॉलिसी इसे लगेगी? क्या ये जो सेंट थॉमस स्कूल की पॉलिसी है क्या ये इसे लगेगी? द आंसर इज नो। क्यों?
क्योंकि वहां पर स्टूडेंट में क्या बोला, दुनिया के सभी स्टूडेंट को नहीं लगती ये पॉलिसी। उन्होंने बोला हम ये पॉलिसी किसको लगाने वाले हैं, स्टूडेंट मींस एनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद आवर स्कूल। अगर तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो तो तुम्हें यह पॉलिसी पढ़नी है। यानी हमने पूरी दुनिया के स्टूडेंट को कवर करने की जगह, स्मिथ स्टूडेंट है, मानते हैं इस स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन हमने रेस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहिए, इसीलिए रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कंपनीज एक्ट में भी, अरे दुनिया में कितनी सारी कंपनीज बनी हुई है, चाइना में भी कंपनी है, यूएसए में भी कंपनी है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम उन कंपनियों के लिए लॉ बनाना चाहते थे जो कंपनियां यहां पर बनी हैं, हमारे यहां बनी हैं, हम उन कंपनियों को पकड़ना चाहते थे। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ऐसी कंपनी को कंपनी बोला जाएगा या तो जो कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोसीजर फॉलो करके बनी है, या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 1956 के एक्ट में, या कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट में, उन सभी को इस एक्ट के अंदर कंपनी बोला जाएगा। मतलब उन सभी को हमारा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उन सभी को हमारा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सर कद्दू, आ जाओ बेटा, कद्दू नहीं, महाकद्दू, महाकद्दू। एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेट मी टेक सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल केस 1, आप मुझे बताना ये कंपनी है या नहीं है, और ये कंपनीज एक्ट के लिए कंपनीज है या नहीं है, ये कंपनीज एक्ट के लिए कंपनी है या नहीं है, और ये रियलिटी में कंपनी है या नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे। फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड जो बनी है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो किसमें बनी है, कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है। फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड जो किसमें बनी है, कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है। क्या यह कंपनी है, नॉर्मल इंसान कहेगा कंपनी है, बट क्या यह कंपनीज एक्ट में भी कंपनी मानी जाएगी? द आंसर इज यस, क्योंकि यह डेफिनेशन में फॉल होती है। सेकंड, अभी मैंने आपको आईटीसी लिमिटेड दिखाई थी, आईटीसी लिमिटेड दिखाई थी, जो पुराने कंपनीज एक्ट में बनी है, जो पुराने कंपनीज एक्ट में बनी है, प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। क्या वो कंपनी है? यस, वो कंपनी है। क्या वो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी की डेफिनेशन में फॉल हो रही है? द आंसर इज यस। थर्ड, एमेजॉन इंक, एमेजॉन इंक यूएसए, एमेजॉन इंक, एमेजॉन इंक का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड, वहां पर, ठीक है, यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड, तो वो बनी है यूएसए के कंपनीज एक्ट के अंदर, वो बनी है यूएसए के कंपनीज एक्ट के अंदर। क्या वो कंपनी है? दुनिया में पूछ लेना क्या अमेज़न कंपनी है, लोग कहेंगे यस वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन क्या कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, क्या वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल हो रही है? द आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट के अंदर उसे कंपनी में, तो ये बिल्कुल वैसा है, स्मिथ स्टूडेंट है, स्मिथ स्टूडेंट है, लेकिन थॉमस स्कूल का स्टूडेंट नहीं है ना। वैसे ही अमेज़न कंपनी है, लेकिन हम उसे कवर ही नहीं करना चाहते अपने एक्ट में। हमने कहा जाओ ऐश करो। क्या फील कर पा रहे हो बात को, जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं मैसेज? क्या मैसेज मुझ तक पहुंच रहा है कि नहीं? मैसेज आपका तो मुझ तक पहुंच रहा है, मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्लियर है आपको? वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चलो पहुंच गए। तो अब आप समझ पाए कि ऐसी बेवकूफों वाली डेफिनेशन लॉ में क्यों लिखी है। जब आप पहली बार पढ़ते हो ना, आपको लगता है यार, जब आप पहली बार पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है अबे यार ये कैसी बेवकूफों वाली कंपनी मीन्स अ कंपनी, आप हंसने लगते हो। मैं भी आपकी जगह था, मैं भी ये कहता था कंपनी मीन्स अ कंपनी।
अरे कंपनी मीन्स अ कंपनी, क्या डेफिनेशन बताया रे तू, कंपनी मीन्स अ कंपनी। लेकिन आज मुझे समझा कि उन्होंने इसकी डेफिनेशन को छोटा करने के लिए ऐसी डेफिनेशन लिखी है। चलिए यस सर, आगे चलते हैं, आगे चलें। अब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पर चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, पहले आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं। लेमन लैंग्वेज में व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट। अभी एक्ट पे नहीं जा रहे, अभी मॉड्यूल पे नहीं जा रहे हैं। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट एक लेमन लैंग्वेज में, एक्ट की डेफिनेशन पढ़ूंगा मैं। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, जो अपने नाम पर, ओन नेम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, जो अपने नाम पर स्यू कर सकता है एंड बी स्यूड, लोग भी इस पर स्यू कर सकते हैं। सर ये तो कंपनीज के फीचर है, सर ये तो कंपनी के फीचर है सर। अभी तो आपने पढ़ाए थे कंपनी के फीचर, सेपरेट लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, ओन नेम, अभी आपने बताए थे सर थोड़ी देर पहले। तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी सेम होते हैं क्या? मतलब नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी सेम नहीं होते हैं। एक्चुअली में कंपनी के सारे फीचर्स मैच क्यों करें पता है? कंपनी के सारे फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर मैच क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ा टर्म है। अभी मैं एग्जांपल्स देने चालू करूंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, इज अ वाइडर टर्म। सर जैसे एक बारी बताओ ना सर, एक बारी बताओ ना। अरे बता रहा हूं, स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। सबसे पहले चलो तुम्हारे इंस्टीट्यूट से चालू करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या ये कंपनी है? सारे बच्चे बताओ, क्या ये कंपनी है? द आंसर इज नो। इतना तो पता है आईसीआई एक कंपनी नहीं है, ये तो मानते हो, यस। बट क्या आईसीआई एक सेपरेट लीगल पर्सन है? क्या वो सालों से चलता आ रहा है? क्या वो आगे भी चलता रहेगा? यस सर। क्या वो आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया कोर्स का, आईसीआई को पैसा दिया, आईसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं? यस सर। सर लेकिन ये पता कैसे चला कि आईसीआई बॉडी कॉर्पोरेट है? मैं राज की बात बताऊं, आओ तुम्हें आज राज की बात भी दिखा देते हैं। बैक चलते हैं। आईसीआई बना है बेटा, कहां गया? एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है? एक्ट का नाम दिखाता हूं मैं आपको। एक्ट का नाम है बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसमें आप ये सीए कोर्स कर रहे हो ना, इसी एक्ट की वजह से कर रहे हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के यहीं पर लिखा हुआ है कि आपको फाइनल एग्जाम पास करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया जाएगा, तब आपको इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है। इस एक्ट को जब मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे एक राज की बात पता चली। देखो, इस एक्ट के सेक्शन नंबर 3, अब इस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में आईसीएआई को बनाया है। सारे बच्चे इस लाइन को पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, जस्ट रीड इट।
हाईलाइटेड पोर्शन को सारे बच्चे रीड करेंगे, खुद से रीड करेंगे। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, सारे बच्चे रीड करेंगे जल्दी से। पढ़ा सबने? पढ़ा सबने? क्या लिखा हुआ है कि आईसीएआई, आईसीएआई क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट है। आईसीएआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके पास कॉमन सील है, जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो केस कर सकता है और उस पर भी केस हो सकता है ना। तो यहां से हमें पता चला चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट से कि आईसीआई कंपनी तो नहीं है लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यस, क्या आईसीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या आईसीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस सर। दूसरा, दूसरा आ जाओ, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, क्या ये कंपनी है या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? सारे बच्चे बताओ, ये कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है? तो बेटा ये कंपनी तो है क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर। लेकिन क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? अब पता लगाना पड़ेगा। क्या इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है? क्या इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है? प्रजापति ने मुझसे डाउट पूछा था, सर इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, ये बात कहां लिखी है एक्ट में? प्रजापति ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था मुझसे थोड़ी देर पहले कि सर फिजिक्स वाला एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, ये बात कहां मेंशन है? आ जाओ, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 9 जब मैंने पढ़ा तो मेरी रातों की नींद चली गई। जब मैंने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 9 का, हम सेक्शन नंबर 9 चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन इसका सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जो मैंने हाईलाइटेड है बस उतना पढ़ लो, सेक्शन नंबर 9 में क्या लिखा है। तो यह बात कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, कंपनी केस कर सकती है, यह सारी बात बेटा सेक्शन 9 में लिखी हुई है। सेक्शन 9 से मुझे पता चला कि कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। यह बात मुझे क्लियर हुई सेक्शन नंबर 9 से। वाह, है ना? बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। दिमाग खराब कर दे? हां सर, हमारा दिमाग खराब कर दो सर, हम दिमाग खराब करवाने आए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलआईसी, एलआईसी। सारे बच्चे बताएंगे ये कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है या दोनों है? जल्दी बताओ, बहुत आगे जाना है मुझे अभी। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आओ एलआईसी पर एनालिसिस करते हैं। एलआईसी, एलआईसी कंपनीज एक्ट में बनी है या उसका कोई अलग एक्ट है? तो बेटा एलआईसी का मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा। एलआईसी का जो जन्म हुआ है, एलआईसी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है एलआईसी एक्ट 1956 से। क्या बोला? एलआईसी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो कंपनीज एक्ट से नहीं हुआ। एलआईसी का इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट से नहीं हुआ है, एलआईसी एक्ट से हुआ है। एलआईसी एक्ट 1956
6 से। तो क्या मैं इसे कंपनीज एक्ट में कंपनी कह सकता हूं? क्या मैं इसे कंपनीज एक्ट में कंपनी कह सकता हूं या नहीं कह सकता? क्या ये कंपनीज एक्ट में कंपनी हो रही है? कंपनी का मतलब होता है जो कंपनीज एक्ट में बनी हो या पुराने कंपनी के लॉ में बनी हो। क्या ये कंपनीज एक्ट में बनी है? नहीं बनी ना, ये किसी कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है, ये तो LIC एक्ट में बनी है, तो ये कंपनी नहीं है। अब बच्चा कहेगा सर मैंने बचपन से सीखा है LIC कंपनी है। LIC कंपनीज एक्ट में कंपनी नहीं है। तो LIC कंपनीज एक्ट पे कंपनी नहीं है, वो कंपनी की डेफिनेशन में आई ही नहीं। क्वेश्चन आया सर क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं? सर क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? ये बात आपको पता है कहां से पता चलेगी? LIC एक्ट से पता चलेगी। मैंने LIC एक्ट को खोला, और LIC एक्ट के सेक्शन 3 में हाइलाइटेड पोर्शन पढ़ो। LIC एक्ट के सेक्शन नंबर 3 का हाइलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे सारे बच्चे, और मुझे बताओ ये पोर्शन पढ़ के ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये LIC एक्ट कह रहा है। मैं नहीं कह रहा कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, ये बात LIC एक्ट में लिखी हुई है। आप मुझ पर भरोसा मत करो कि गुरप्रीत सर कह रहे हैं तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। ना 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 ना, एक्ट कह रहा है इसलिए ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। क्या लिखा है? एक कॉर्पोरेशन बनेगा जिसका नाम होगा LIC, और इस कॉर्पोरेशन को क्या माना जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। इसकी भी परपेचुअल सक्सेशन होगी, इसके पास भी कॉमन सील होगी, ये भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, केस कर सकती है। यस और नो? यस सर। सो LIC इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। आगे चले, 3 एग्जांपल और लूंगा। चलिए, तीन एग्जाम्पल और लूंगा, फिर आपके डाउट पर आता हूं आपके डाउट पर भी आता हूं। ठीक है, आपके डाउट पर आता हूं। 3 लास्ट एग्जाम्पल ले लूं, 3 लास्ट एग्जाम्पल, फिर आपके जो 1-2 डाउट चल रहे हैं वो ले लूंगा। ओके सर, 3 एग्जाम्पल हैं। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और तीसरा आ रहे हैं भार्गवी, तुम्हारा आंसर देंगे, डोंट वरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और तीसरा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या ये कंपनी है कंपनीज एक्ट में? क्या ये कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट? जल्दी बताइए, क्या ये कंपनी है या नहीं है, और क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? बस यही हमें आज जानना है, ये 3 हमें जानने हैं। जल्दी बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी है या नहीं है, और बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के अंदर बना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके अंदर बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है SBI एक्ट में। ये रहा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में इस एक्ट को, इस SBI बैंक को बनाया गया था। और इसके भी देखो सेक्शन नंबर 3 में ही, इसके भी सेक्शन नंबर 3 का अगर आप हाइलाइटेड पोर्शन पढ़ोगे, स्टेट बैंक एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके पास कॉमन सील है, जिसका पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है,
ये स्यू भी कर सकती है, स्यू भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर भी खरीद सकती है, ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर भी खरीद सकती है। तो एसबीआई कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है। लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है? क्योंकि उसके एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये उसके एक्ट में लिखा है। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है उसका एक्ट, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट ये तो है ना, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर ये कंपनी नहीं है, लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पता है कहां बना है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट से। किसमें बनाया गया है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट में। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 में बनाया गया है। और इसका इसका सेक्शन नंबर 3 में, इसके भी सेक्शन नंबर 3 में लिखा है इस कॉर्पोरेशन को नाम दिया जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यह कॉर्पोरेशन क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगी, कॉमन सील होगी, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, स्यू कर सकता है और केस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कंपनी तो नहीं है, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में नहीं बना है, कंपनीज एक्ट में नहीं बना है, लेकिन वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, सिमिलरली नेशनल का भी यही सेम है। ठीक है, ओके, सारे सेम है, क्लियर है यहां तक। अब एक दो डाउट है, मैं वो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट बच्चे का ये आया कि सर फिजिक्स वाला को आपने बॉडी कॉर्पोरेट क्यों कहा? एक बच्चे ने ये पूछा, सर फिजिक्स वाला कंपनी है, ये तो मुझे समझ गया, फिजिक्स वाला कंपनी है ये मुझे समझ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझा कि आपने उसे बॉडी कॉर्पोरेट क्यों कहा। बेटा मैंने उसे बॉडी कॉर्पोरेट, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, प्रगति, भार्गवी, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सुनिए। बिकॉज कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 9 में लिखा है कि इस एक्ट के अंदर जितनी भी कॉपी बनेगी, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर जितनी भी कंपनी बनेगी ना, कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी भी कंपनी बनेगी, जितनी भी कंपनी बनेगी, जितनी भी कंपनी बनेगी, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट होंगी। ये बात सेक्शन 9 में लिखी है। तो कंपनी या जितनी भी कंपनियां, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट। क्या एलआईसी लिस्टेड नहीं है? एलआईसी लिस्टेड है बेटा, बिल्कुल लिस्टेड है। मैं तो बस आपको यह बता रहा हूं कि वो इस एक्ट के अंदर कंपनी नहीं है, बस। ठीक है, बट ऑल, बिल्कुल सही कहा आपने, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। चलिए ठीक है, ओके सर, आगे चलें। यस सर, आगे चलें। अभी तक मैंने आपको सिर्फ मॉड्यूल से क्या पढ़ाया है, आ जाते हैं एक बारी मॉड्यूल पर। डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग, डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग, डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। सारे बच्चे कंपनी की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल रीड कर लीजिए प्लीज। अब कंपनी का टॉपिक खत्म हो गया, कंपनी का इतना ही था। ठीक है, चलिए कंपनी का टॉपिक खत्म हो गया है।
सारे बच्चे प्लीज एक बारी पढ़ लीजिए। यस रस्टिक, बिल्कुल। शंतानु क्योंकि ला सकते हैं, आपको बॉडी कॉर्पोरेट्स ला सकते हैं, ठीक है शंतानु। चलिए डन है, कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर, कंपनी की डेफिनेशन डन हो गई, ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन डन हो गई। अब सेकंड डेफिनेशन पर चलते हैं, आज की सेकंड डेफिनेशन, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, लास्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। सेक्शन 1 शायद आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सेक्शन 1 शायद मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा। चलिए ये रहा पेज नंबर 1.7 पर, पेज नंबर 1.7 पर। इतनी जल्दी क्यों एंड कर रहे हो? अबे जल्दी कहां कर रहा हूं, 3:30 ही छोड़ूंगा। चलिए यस सर, आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को पढ़ना। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स यहां पर मीन्स लिखा है या इंक्लूड लिखा है? मीन्स लिखा है या इंक्लूड लिखा है? ध्यान से पढ़ो बच्चों, यहां पर इंक्लूड लिखा है, अभी इंक्लूड का मतलब बताऊंगा, ठीक है, अभी इंक्लूड का मतलब बताऊंगा, अभी इंक्लूड का मतलब बताऊंगा। सो बॉडी कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, आइए यहां पर लिखेंगे बॉडी कॉर्पोरेशन, पहले बोला इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड किया उसमें? क्या इंक्लूड किया? कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, कोई भी कंपनी इंक्लूड्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ऐसी कंपनी जो कहां बनी है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। अब एक पॉइंट आएगा, सर आपने हमें मीन्स का मीनिंग तो बता दिया, इंक्लूड का मतलब क्या होगा? प्लीज ध्यान से सुनना, इंक्लूड का मतलब क्या होगा? इंक्लूड का मतलब होगा, इंक्लूड का मतलब होगा यहां पर मान लीजिए एक एक्ट में, एक एक्ट में लिखा हुआ है, अगेन फ्रूट की डेफिनेशन चलते हैं, फ्रूट की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, एक एक्ट में फ्रूट की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है फ्रूट की डेफिनेशन में, फ्रूट इंक्लूड्स, फ्रूट इंक्लूड्स, ठीक है, फ्रूट इंक्लूड्स, फ्रूट इंक्लूड्स कौन सी वेजिटेबल ली जाए? कोई वेजिटेबल बढ़िया बताओ, आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है? एक बारी फेवरेट अपनी वेजिटेबल बता दो सारे बच्चे। कोई अपनी एक फेवरेट वेजिटेबल बना दो। ब्रिंजल, चलिए ब्रिंजल, फ्रूट इंक्लूड्स ब्रिंजल, फ्रूट इंक्लूड्स ब्रिंजल, मैंने ब्रिंजल लिख दिया, आपका लेकर ब्रिंजल लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर वर्ड मीन्स नहीं है, इंक्लूड यूज हुआ है, यहां पर लॉ कहना चाहता है कि फ्रूट में फ्रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, फ्रूट में फ्रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में मैंने ब्रिंजल को भी इंक्लूड कर लिया, साथ में मैंने ब्रिंजल को भी इंक्लूड कर लिया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर
क्या मैंगो फ्रूट है या नहीं? अगर आपसे कोई पूछे इस एक्ट के अंदर, अब देखना, रियल लाइफ में, रियल लाइफ और इस एक्ट के अंदर जहां ये डेफिनेशन दी हुई है, जहां ये डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, क्या मैंगो फ्रूट है रियल लाइफ में? यस, मैंगो रियल लाइफ में फ्रूट है, बट क्या इस एक्ट के अंदर उसे फ्रूट मानेंगे? द आंसर इज यस। क्यों सर? यहां तो सिर्फ ब्रिंजल लिखा है। बेटा यहां पर हमने इंक्लूड्स वर्ड का इस्तेमाल किया है, मतलब जो फ्रूट होते हैं वो तो है ही है, साथ में हमने क्लैरिफाई करने के लिए इसे भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज, रियल लाइफ में क्या वो फ्रूट है? यस। क्या इस एक्ट में भी फ्रूट है? यस। ब्रिंजल क्या रियल लाइफ में फ्रूट है? ब्रिंजल नहीं, ब्रिंजल रियल लाइफ में फ्रूट नहीं है, लेकिन क्या इस एक्ट में लिख दिया हम उसे फ्रूट मानेंगे? तो अब क्या कर सकते हैं, मानना पड़ेगा ना यार, मानना पड़ेगा। अरे मानना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो यहां पर फ्रूट इंक्लूड्स ब्रिंजल का मतलब है फ्रूट्स में फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स में फ्रूट्स आ गए, लेकिन उसमें ब्रिंजल भी कवर है, ब्रिंजल भी कवर है। ओके, तो यहां पर उन्होंने क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, साथ में मैंने अभी आपको जितने बॉडी कॉर्पोरेट बताए वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। हमने बस क्लैरिफाई कर दिया कि इसको भी बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, अब सारे बच्चे बताना, Amazon इंक, Amazon इंक यूएसए, Amazon इंक यूएसए, ठीक है, Amazon इंक यूएसए क्या कंपनी है कंपनीज एक्ट के अंदर? क्या वो कंपनी है कंपनीज एक्ट के अंदर? बच्चा कह रहा है ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कौन से गुरप्रीत सर आ गए हैं, आज क्या हो गया गुरप्रीत सर को, ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई साहब, कद्दू कर दिया हमारा। तो द आंसर इज नो, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनी है, वो बनी है यूएसए के कंपनीज एक्ट के अंदर, वो बनी है यूएसए के कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। बट क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या ये कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? क्या ये कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? द आंसर इज, यहां पर पढ़ो ना, बॉडी कॉर्पोरेट में जितनी भी कंपनियां इंडिया के बाहर बनी हैं, जितनी भी कंपनियां इंडिया के बाहर बनी है, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनेगी उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे, उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। मान लीजिए उबर इंक, उबर इंक, ठीक है, ये है मान लीजिए चाइना की, एज्यूम कर लेते हैं उबर इंक चाइना की है, चाइना के कंपनीज एक्ट में बनी है, चाइना के कंपनीज एक्ट में बनी है, क्या इसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज मानेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर, या कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनी। बट क्या मैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दूंगा? क्या मैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दूंगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। समझ आया क्या? समझ आया क्या यहां तक? अब और ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता जाने की जरूरत है, और आगे चलते हैं डेफिनेशन में ही, आगे चलते हैं। डेफिनेशन यहां पर खत्म नहीं हुई, डेफिनेशन आगे भी बोल रही है, बट डज नॉट इंक्लूड, हे भगवान, इंक्लूड के बाद क्या लिख दिया? बट डज नॉट इंक्लूड। ओ माय गॉड्स, क्या लिख दिया आगे उन्होंने? यहां पर लिख दिया, आगे लिखा बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं आएगा। दो चीजें उन्होंने बोला बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी,
दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी। सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, जो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब दो क्वेश्चन आपके आएंगे, दो क्वेश्चन आपके आने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका आना चाहिए, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। एक तो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। और दूसरा क्वेश्चन आया, क्या रियल लाइफ में कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट होती है या नहीं होती। ठीक है, रियल लाइफ में कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट होती है या नहीं होती। एक ये दो क्वेश्चन आपके आने चाहिए, ठीक है, दो क्वेश्चन आपके आने चाहिए थे। ओके, सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, आ जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां बनती है, आ जाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है मैं बताऊंगा, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां बन रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बन रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बन रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस एक्ट के अंदर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, तो मैं इस एक्ट को पढ़ूंगा, हां सर पढ़ो ना। अबे इतना सारा कौन पढ़ेगा, रेलेवेंट पढ़ेंगे। अबे ये कहां चला गया, अरे 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 ये रहा, डिकचिक 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 डिकचिक। इसके सेक्शन नंबर 18 में मैंने पढ़ा, सुनो, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर करोगे तो उसको क्या माना जाएगा, पढ़ो ना मेरे दोस्त, उसे क्या माना जाएगा, पढ़ो, उसे बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। और उसके पास भी परपेचुअल सक्सेशन होगी, उसके पास भी कॉमन सील होगी, उसके पास भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती होगी, वो भी फ्यू कर सकती होगी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिख दिया कि कंपनीज एक्ट के लिए हम इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। समझे, रियल लाइफ में कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में हमने उसे बाहर कर दिया। समझ पाए मेरी बात को। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में अगर कहीं भी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आएगा तो उसमें आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, शॉर्ट में, सर आप तो सब कुछ शॉर्ट में ही बोलते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, नो डाउट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। बट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, they are specifically excluded, यानी फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ बच्चा कह रहा है कैपेसिटी खत्म होगी। बेटा दो डेफिनेशन नहीं पढ़ा पाया हूं, तुम क्या कैपेसिटी खत्म हो गई। फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज नॉट कंसीडर्ड
इज नॉट कंसीडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा अभी भी रह गया है, एक क्वेश्चन हमारा अभी भी रह गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, क्यों बनाई जाती है, उसका काम क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, कुछ एग्जांपल दे दो, उसका काम क्या होता है। अभी टाइम कम है, कल दिया जाएगा, कल दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग रह गया, एक एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पेंडिंग रह गया, ठीक है। तो दिस इज पेंडिंग, एक तो एग्जाम्पल पेंडिंग रह गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल पेंडिंग रह गया। दूसरा, वो क्या काम करती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, वो पेंडिंग रह गया, ठीक है। चलिए, तो आज के टारगेट में चलिए आज के टारगेट में हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं मैं लिख देता हूं। लॉ वर्सेस एक्ट कवर कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट कवर कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट के बाद मींस वर्सेस इंक्लूड का डिफरेंस भी बताया, मींस वर्सेस इंक्लूड का डिफरेंस भी बताया। और आज मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एक बारी बॉडी कॉर्पोरेट कल को दोबारा दोबारा टच करूंगा मैं, डोंट वरी। चलिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, स्लाइड दिखा दीजिए, कल मिलेंगे। अभी तो बहुत, अरे यार अभी तो पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया है, बहुत सारा पढ़ाना है। चलिए, थैंक यू स्लाइड। गगन बेटा स्टडी मटेरियल का ही बता रहे हैं बेटा, क्या हो गया तुम्हें बेटा, स्टडी मटेरियल का ही तो बता रहे हैं। ये देखो, यहीं से तो बताया, ये देखो ये तो खुला हुआ है, यहां से यहां तक बता दिया है, यहां से लेकर यहां तक बता दिया है। गगन मेरे बच्चा, यहां से यहां तक बता दिया, एक ये पॉइंट पेंडिंग है। और क्या बताएं स्टडी मटेरियल का, आज दो डेफिनेशन बतानी थी स्टडी मटेरियल से, बता दी है। चलिए, ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।